गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिफरेंट सेक्टर्स थे उनमें के इस हिसाब से हम उनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या किया था इसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिविजन्स ऑफ सेक्टर, जो कि बेसिकली अभी तक हमने टाइप्स ऑफ सेक्टर पढ़ा था। अब सेक्टर्स में डिविजन्स होते हैं, दो डिविजन्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे हम समझे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर किसी एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी दी जाती है मंथ टू मंथ, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी होती है। और वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय जो रहते हैं वो डेली वेजेस के तौर पे काम करते हैं, यानी कि रोज जाएंगे रोज उनको पैसे मिलेंगे। अगर किसी दिन वो छुट्टी मनाते हैं तो उस दिन उनके पास किसी भी टाइप की इनकम नहीं होगी, ना ही किसी भी टाइप की सिक्योरिटी रहती है जॉब में, आज है कल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, इसको हम दो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, कांता एंड कमल। कांता जो है वो एक ऑफिस में काम करती हैं, वो अपने ऑफिस को अटेंड करती हैं फ्रॉम 9:30 to 5:30 PM, और उनको अपनी सैलरी रेगुलर जो मंथ एंड होता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वहाँ पे रेगुलर उनको मिलती है एट द वेरी एंड ऑफ द मंथ। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। अब जितने भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं वहाँ पर प्रोविडेंट फंड रहता है, वो भी इंक्लूड रहता है, जिसमें कि जो एम्प्लॉय की सैलरी होती है उसमें से कुछ पोर्शन जो है उनके प्रोविडेंट फंड में, और जो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं दोनों कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है एक प्रोविडेंट फंड नाम की स्कीम होती है उसमें डालते हैं, ताकि जब वो रिटायर हों तब उन पैसों को वो इस्तेमाल कर सकें, या फिर इस दौरान इस बीच उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो उस पैसे को तब इस्तेमाल कर पाए। इसके साथ साथ उनको मेडिकल अलाउंस भी मिलती है, यानी कि उनका इंश्योरेंस होता है उनका, उनके परिवार का। ओके, कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। इसके साथ साथ संडे के दिन जो रहती है उनका ऑफ रहता है, यानी कि वो संडे के दिन उनको छुट्टी मिलती है, जो कि हर मंथ में 4 या 5 संडे होते हैं, लेकिन महीने में कम से कम 4 या 5 डेज का उनका ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है। और ये सारी पेड हॉलीडे, यानी कि संडे को काम पे नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनको उनकी पूरी सैलरी मिलती है। When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. जब उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया था जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थी। अपॉइंटमेंट लेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहीं ना कहीं जब आप जॉब छोड़ते हैं तो उस डेट से जिस डेट तक आप जॉब छोड़ते हैं उसमें आपको एक एक्सपीरियंस लेटर बना के देती है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करें, तो काफ़ी हैंडफुल और काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, तो इस टाइप के सेक्टर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए, कमल जो है कांता के नेबर है। ओके, वो एक डेली वेज लेबरर है। ओके, मतलब कि रोज जाते हैं काम पर, फिर उस हिसाब से उनको की अर्निंग होती है। वो एक डेली वेज लेबर है ग्रोसरी शॉप पे, किराने की शॉप पर। अब वो शॉप पर सुबह 7:30 बजे जाते हैं और शाम को या रात को 8 बजे तक काम करते हैं। She gets no allowance apart for his wages। किसी भी टाइप का प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं उन्हें मिलता है। He is not paid for days he does not work। अगर वो किसी दिन छुट्टी मना लेता है तो उसको उस दिन का वेज नहीं मिलती है। इसका मतलब कि उसके लिए संडे भी ऑफ नहीं, उसको संडे के दिन पे काम करने जाना होता है। अगर वो संडे के दिन नहीं जाएगा तो उस दिन उसको वेज नहीं मिलेगी। ना ही जब उसने जॉब ज्वाइन की थी ना ही उसको कोई किसी टाइप का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था कि वो इस शॉप पर एम्प्लॉयड है। और एम्प्लॉयर जो है, यानी कि जो मालिक जो है उस ग्रोसरी शॉप का, वो कभी भी उसको जॉब छोड़ने के लिए बोल सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है बच्चों कि जॉब छोड़ने से 1 या 2 महीने पहले प्रायर नोटिस दे देती कंपनी कि आप कहीं और जगह जॉब ढूंढ लीजिए। इनफैक्ट एज ए वर्कर आपको पहले 1 महीने पहले आपको बताना पड़ता है कि हम अगले महीने से या फिर इसके अगले महीने से हम जॉब पर नहीं जाते। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये डिफरेंसेस हैं। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहले से फिक्स रहते हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पे काम कर उनको एश्योरेंस मिलती है कि उनकी जो नौकरी जो है वो सेफ है। ओके, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। कि रीज़न क्या है, क्योंकि दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर चाहे वो प्राइवेट कंपनी का ना, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड रहती है और इस वजह से उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लेट किए हैं प्रोविडेंट फंड के एंड मेडिकल अलाउंस के।
as now they are registered by the government and have to follow the rules and regulations which are given in various laws such as the Factories Act, Minimum Wages Act, पेमेंट ऑफ ग्रेचुअरी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। ये सारे नियम कायदे कानून के अंतर्गत ही जो एम्प्लॉयर है यानी जो मालिक है उस पर्टिकुलर कंपनी का, इस प्राइवेट कंपनी का, वो नॉर्म्स के हिसाब से ही चलता है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस। ओके, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मल प्रोसेस रहती है, प्रोसीजर रहता है। सम ऑफ द एम्प्लॉयज में नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉय रहते हैं जो अपने खुद ऐसे फ्रीलांसर काम करते हैं बट लेकिन फिर उनको अपने आप गवर्नमेंट के स्कीम्स और पॉलिसीज से रजिस्टर करना पड़ता है। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो खास बात जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की होती है उनको जॉब पर सिक्योरिटी मिलती है ना, कि उनके पास सिक्योरिटी रहती है कि हमें जॉब से ऐसे ही नहीं निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कल आप जाएंगे कल आपको मना कर देगा कि आज आप कल से आप जॉब पे मत आइए। उनको प्रायर 1 या 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। ओके, तो एक टाइप की सिक्योरिटी रहती है जॉब में। ओके, इसके साथ साथ जब हम वो अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है तो पहले उस समय ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि साल भर के लिए हम एम्प्लॉय कर रहे हैं आपको, या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ओके, सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ फिक्स आवर ऑफ वर्क, यानी कि जो फिक्स आवर्स होते हैं 8 घंटे 10 घंटे, उसी फिक्स आवर में आपको काम करना सा ज़्यादा। आप ओवर टाइम अगर करते हैं तो आपको ओवर टाइम के भी पैसे मिलते हैं। ओके, इफ द वर्क दे हैव टू पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। जैसे मैंने बताया अगर वो ओवर टाइम काम करते हैं उनको ओवर टाइम एम्प्लॉयर जो है पे भी करता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल सॉरी they also get several other benefits from the employer। उनको और भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। What are these benefits? They get paid leave। ओके, पेड लीव जो होती है उनको मिलती है, यानी कि नेशनल हॉलीडे हो गया या गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया या संडेज हो गया, उनको उस दिन पेड लीव मिलती है, उनकी सैलरी नहीं काटी जाती उस लीव की वजह से। इसके साथ साथ प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें उनको इंक्लूड किया जाता है, तो उससे उनकी आगे की लाइफ के लिए सेविंग बन जाती है। और मेडिकल अलाउंस जो होते हैं ये सब, they are supposed to get medical benefits and other laws। The factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe and working environment। When they retire, these workers get pension as well। आप देखिए किसी फैक्ट्री में जैसे एम्प्लॉयड है कोई पर्सन, तो उस फैक्ट्री मैनेजर को सारी सिक्योरिटी व्यवस्था सब कुछ देखनी पड़ती है। प्रॉपर पीने का पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब मैनेज करना पड़ता है। और जब वो रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फंड से उनको पेंशन भी मिलती है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू कमल, यानी डिफरेंसेस अब देखिए, कमल जो है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, वो एक बहुत ही स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट में है जो कि विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, दिस देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दे आर नॉट फॉलोड। हालांकि गवर्नमेंट ने इनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं बट लेकिन दे आर नॉट फॉलोड बाय दिस पीपल्स। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। ओके, जॉब जो होती है यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा कम वेजेस दी जाती है, इसके साथ साथ रेगुलर हो नहीं हो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। ओके, कोई भी प्रोविजन नहीं कि तुम ओवर टाइम करें तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, या आपको हॉलीडेज है, सेलेक्ट सरकारी छुट्टी है या फिर संडे है उस दिन आपको हॉलीडे किसी भी टाइप की नहीं मिलेगी। आप बीमार है तो आप अगर आप छुट्टी बनाते हैं तो आपकी सैलरी कटेगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट जो है सिक्योर नहीं है। कल आप कल जाएंगे और हो सकता है आपको मना कर देगा, आप कल से मत आइएगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जब काम कम पड़ जाता है ना, कभी ऐसा रहता है ना, सीजन वाइज कोई शॉप ऐसी रहती है जो सीजन वाइज बहुत ज़्यादा चलती है और ऑफ सीजन जैसे हो जाता है तो वो नहीं चलती, तो उस दौरान उनको मना कर दिया जाता है कि आप मत आइए काम पर, जब सीजन आएगा तब आप आना काम पर। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस सेक्टर्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और रिपेयर वर्क। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन हायर लेबर्स एज व्हेन दे रिक्वायर। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन से आ सकते हैं? जो डेली वेजेस वर्कर हो गए, लेबर्स हो गए जो बिल्डिंग्स पर काम करते हैं, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, तो इनके पास कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं है। जब काम पड़ता है तभी इनको बुलाया जाता है। ओके, हाँ, फार्मर्स भी जो हैं वो भी एक टाइप का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही वो लेबर्स को बुलाते हैं, क्योंकि जब उनको सीजन के टाइम ज़रूरत होती है तभी बुलाते हैं। जस्ट लाइक आजकल तो खैर मशीन से, लेकिन जब पहले मशीन्स नहीं होती थी तो फार्मर जो होते हैं लेबर्स को हायर करते थे, तो केवल उसी दौरान करते थे जब उनका सीजन रहता था। जब फसल कट जाती थी, सब कुछ रहता था, जो 2 से 3 महीने का गैप होता था, उस दौरान किसी लेबर को हायर नहीं करते। ऑब्वियसली बात है, क्यों करेंगे जब काम ही नहीं है? तो कहीं ना कहीं उन लेबर के लिए जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इसके साथ साथ क्या होता है, कई बार जो होते हैं हम बात करते हैं
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि लेबर्स की जॉब के दौरान सिक्योरिटी नहीं होती, स्पेशली कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पर उनको कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिए जाते हैं। कई बार बिल्डिंग से लटक के काम करते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक हार्नेस कुछ लगी हुई नहीं होती। फैक्ट्रीज में भी हमने देखा मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज में जो है सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ओके कि लाइक फायर सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेफ्टी, ये सारी चीज़ें नहीं है। इसके साथ साथ जो और एक जो प्रोटेक्शन है, कभी भी उनको जॉब आज है कल नहीं है। तो कैसे इन अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर में जो वर्कर्स उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. The organized sector offers jobs that are more sought after, but in the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. अब ऑर्गेनाइज सेक्टर हालांकि फैसिलिटीज़ बहुत देता है, पर इंडियन में जॉब्स की कमी है। जिस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. और देखा बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, भले ही वो अपने आप को ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखाती हैं, पर लेकिन उसके पीछे वो आड़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव करते हैं. वो ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि उनको टैक्स में, ताकि वो क्यों करें. ओके, ऐसे कंपनीज क्यों करती हैं. कई बार जो एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो है तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर पर, लेकिन वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लिस्ट क्यों करती है, ताकि वो टैक्स वैक्स से बच सकें. ओके, एज ए रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब. और इसी वजह से अनऑर्गेनाइज जॉब जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज्ड. रीज़न ये है बहुत सारा जो है फॉर्मेलिटीज, प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो अपने आप को एज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रजिस्टर करती है. इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने से उनको जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी भी कम देनी पड़ती है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, बहुत ही लो सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए जाते हैं, उनसे ओवर टाइम करा के भी उनको पैसा नहीं दिया जाता है. Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. These workers are forced to do up jobs in the unorganized sector with low earning. 1990s के बाद एक ट्रेंड देखा गया है कि मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे थे पीपल्स, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आके काम करना पड़ा, उनको फोर्सफुली काम करना पड़ा, सिंस बिकॉज उनके पास जॉब की कमी हो गई या जो रिक्वायरमेंट होगी जॉब की वो उस पर फिल अप नहीं हो रहा, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया एंड लो अर्निंग वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं. हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो इस सेक्टर में भले ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एज अ वर्कर. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट एंड ट्रूली ऑन दिस रेगुलर जो भी इनकी जॉब होती है डेली बेसिस पे करते हैं. अगर किसी कारण से उनको जॉब चली जाती है तो काफ़ी मुश्किल होती है. ओके, who are these vulnerable people who need protection? In rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural labor, small and marginal farmers, sharecroppers and artisans such as weavers, blacksmiths, carpenters and goldsmiths. अब रूरल एरिया में, गांव में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से पीपल आते हैं, कौन से पीपल आते हैं? इसमें होते हैं एक लैंडलेस एग्रीकल्चर, यानी कि जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, किसी और के हित पे जाके काम करते हैं. ओके, अब मार्जिनल फार्मर्स जो कि ना ही ज़्यादा ना अच्छी कंडीशंस रहती है, ना ही ज़्यादा बुरी, दे आर ऑन द मार्जिनल सेक्शन, तो इतना ज़्यादा उनको इनकम नहीं होती है. स्मॉल फार्मर्स हो गए. शेयर क्रॉपर्स होते हैं. शेयर क्रॉपर्स इन द सेंस या तो किसी लैंडलॉर्ड से लोन ले रखा है तो अपने क्रॉप्स में शेयर देना पड़ता है उसमें, या फिर किसी से लीज पे ले लिया जाता है, तो उसमें लीज में एग्रीमेंट किया जाता है कि आधी क्रॉप्स आप रखेंगे, आधी क्रॉप्स मैं रखूँगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. इसके साथ साथ जो आर्टिशंस होते हैं, स्पेशली वीवर्स जो ना कपड़े बुनाई का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ जो लोहे का से रिलेटेड काम करते हैं, कारपेंटर जो कि लकड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ जो कि सुनार का काम करते हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं इन रूरल एरिया. नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर कैटेगरी. 80% जो फार्मर है इंडिया में वो स्मॉल या फिर मार्जिनल कैटेगरी ऑफ फार्मर में आते हैं. दिस फार्मर नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट्स. अब इन फार्मर्स को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? टाइमली डिलीवरी हो सीड्स की, गवर्नमेंट के थ्रू इनको लोन्स प्रोवाइड किए जाए. ओके, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो
बेसिक नेसेसरी है उनको दी जाए। इसके साथ साथ स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्यों स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे जोर क्यों दिया जा रहा है, ताकि जब ऐसे टाइम जब क्रॉप्स की प्राइस हाई हो तब वो सेल करता है। मोस्ट ऑफ द जो स्मॉल और मार्जिनल फार्म्स होते हैं उनके खुद का स्टोरेज नहीं होता है, या फिर वो स्टोरेज जो बने हुए हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरेज आर प्राइवेट, सो वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। इस वजह से क्या करते हैं, जैसे क्रॉप्स कटती है, सिंस का एडवोकेट प्लेस नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपने क्रॉप्स को सेल करते, चाहे वो कम भाव में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, इंश्योरिटी ला सकते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे अनरल सेक्टर्स के जो एम्प्लॉयर्स है या वर्कर्स हैं उनको कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कौन कौन से वर्कर्स आते हैं, स्पेशली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे आपको ऐसे लेबरर्स वर्कर्स दिख जाएंगे। कैजुअल वर्कर जो कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको दिख जाएंगे, ट्रेडर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा इन प्लेसेस पे, एंड दोज हु वर्क एज ए स्ट्रीट वेंडर। ओके, एज ए स्ट्रीट वेंडर भी वो कहने के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, हालांकि वो खुद अपने आप को एम्प्लॉय कर रहा है, पर लेकिन वो अगर जिस दिन जाएगा उसी दिन उसको इनकम होगी, तो कहीं ना कहीं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड है, कुछ भी नहीं, ना ही कोई इंश्योरेंस है अपने प्रोडक्ट्स का या खुद का। ओके, फिर इसके साथ में हैंड लोड वर्कर, ऐसे वर्कर जो कि ना वजन उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके, गारमेंट मेकर्स जो कि कपड़े बना रहे हैं। ओके, रैक पिकर्स एक्सेट्रा जो अनाज से रिलेटेड बोरीज वगैरह ये उठाते हैं। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए ताकि वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो सके, उनको गवर्नमेंट के थ्रू प्रॉपर रॉ मटेरियल मिले, इसके साथ साथ मार्केटिंग आउटपुट मिले, तो ऑब्वियसली बात है वो इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शाइव करने लगेगी और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। तो ऐसे वर्कर जो उस सेक्टर में काम करें वो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। द कैजुअल वर्कर इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्ट। जो कैजुअल वर्कर जो कैजुअली काम करते हैं डेली बेसिस पे, उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटेक्शन दैट दे आर वर्किंग ऑन पर्टिकुलर एरिया, एज वेल एज उनकी जॉब से रिलेटेड, उनकी इनकम से रिलेटेड, और जो भी अदर चीज़ें हैं लाइक इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ों से इनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। You also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. इसमें देखा गया मेजोरिटी जो ऐसे वर्कर जो कि SC, ST या फिर OBC कैटेगरी से आए हैं वो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पाए गए। Besides getting the irregular and low paid work, the workers also face social discrimination. इसके साथ साथ बहुत ही कम irregular एक जॉब रहती है, लो वेजेस रहती हैं, फिर भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनको अलग कर दिया जाता है, उनको देख करके ना दे बिलोंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी, तो उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं करती, इनको ज़्यादा हेल्प नहीं पहुँचाई जाती है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, तभी जाके सोशल डेवलपमेंट हो पाएगा एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। ऑब्वियसली बात है, आप अगर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उनको इंकरेज करते, तो ऑब्वियसली बात है वर्कर्स का भला होगा। वर्कर्स का भला होगा तो ऑब्वियसली बात है देश की इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होती जाएगी। ओके, अब जो सेक्टर जो होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, वो या तो पब्लिक होते हैं सेक्टर्स होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स थे, जैसे लाइक भेल हो गया, भेल आपने अगर कभी नाम सुना होगा, ये एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। ONGC जो है वो एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे जो नेशनलाइज्ड बैंक है ये पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल है। ओके, प्राइवेट सेक्टर्स आर द सेक्टर्स विच आर इंडिविजुअली बॉट या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स दोज आर वर्किंग, या फिर गवर्नमेंट से एडेड रहता है। ओके, So, sectors in terms of ownership, public and private sectors on page number 33. So, another way of classifying economic activities into sectors would be on the basis of who owns assets and the responsible for delivery of service. एक बेसिस पे हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो सेक्टर प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, तो उनको वो जो सेक्टर है वो किसने ओन किया है, किसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी सर्विसेज की वो जिस भी सर्विस सेक्टर का वो रिस्पॉन्सिबल है कि सारी सर्विसेज डिलीवर हो जाए उसके लिए। तो एक आता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ओन रहते हैं, सारे उसके एसेट्स जो भी रहते हैं, वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ गवर्नमेंट ओन रहती है और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर जिनकी ओनरशिप और जो एसेट है डिलीवरी
एसेट्स, जो एसेट्स यानी जो ऐसी चीज़ जो उनके काम में आती है उनके सेक्टर में, और उसके साथ रिलेवेंट सर्विसेज जो रहती है पूरी तरीके से इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के हाथ में रहती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है। ओके, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रेलवेज हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, ONGC हो गई, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर। लाइक whereas company like TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सारे प्राइवेटली ओन, इनके खुद के ओनर है टाटा ग्रुप। टाटा जो टिस्को है वो टाटा ग्रुप ने ओन कर रखी है। रिलायंस जो है मुकेश अंबानी जो है उनके ओनर हैं। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ, यू कैन डिवाइड द सेक्टर्स इनटू पब्लिक और प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर्स आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। अब प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिविजुअल है, खुद की प्राइवेट कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उस कंपनी को रन कर रहा है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अगर हमें सर्विसेज चाहिए तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है। ओके, द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज जस्ट टू अर्न the purpose of the public sector is not just to earn profit. Government raise money through taxes and other ways to meet expenses on the service rendered by it. और most of the public sector जो होते हैं उसमें जो है केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही वो सर्विसेज या फिर जो पब्लिक सेक्टर है इसीलिए इस पे फोकस नहीं रहता है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस में पैसे बढ़ा के सारी सर्विसेज को, कंप्लीट सर्विस को रेंडर करने की कोशिश करती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन ए होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। आज के मॉडर्न डे में गवर्नमेंट जो है वेरियस अमाउंट ऑफ मनी जो है स्पेंड कर रही है ऑन द नेशनलाइज्ड बैंक्स। ओके, ताकि जो स्कीम, इन स्कीम्स के थ्रू, जैसे लाइक बैंक में स्कीम्स होती है, बहुत सारी स्कीम्स होती है, गरीब कल्याण योजना हो गया, क्या किसान के लिए बहुत सारी योजना होती है तो बैंक के थ्रू ही मिलती है, सारे पब्लिक सेक्टर में आते हैं। तो इसमें सारा काम जो रहता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। There are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. अब कारण क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसे पब्लिक सेक्टर्स ओपन करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है जो कि एज एन इंडिविजुअल हमें उन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, पर लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में उस पूरी सर्विसेज की भाग दौड़ रहेगी तो वो उसको कॉस्टलियर वे में सेल करेंगे या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो एक अच्छे रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे, जो कि हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन इंडिया कांट अफोर्ड। इस वजह से गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर्स को खुद, जो गवर्नमेंट ओन सेक्टर्स होते हैं उनमें खुद सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री कैन यूज दिस सर्विसेज। Some of this needs spending large sum of money which is beyond the capacity of the common people. Means जो common people हैं प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटी इज नॉट ईजी। तो साथ साथ मनी को कलेक्ट करना, सपोज कीजिए कोई ऐसी सर्विसेज हैं, पोस्ट की सर्विसेज है, कोई अगर प्राइवेट कंपनी उसको ओन करती है तो इतनी सारी जगहों पे वो सर्विसेज को मैनेज करना, उन सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना इजी नहीं है। इफ़ दे डू प्रोवाइड दिस थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट। अगर वो चीज़ें इस सारी पूरे थ्रू आउट द कंट्री सारी सर्विसेज प्रोवाइड भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स लेंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। दस गवर्नमेंट हैड टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। इस वजह से लाइक अभी मैंने नाम दिए, रेलवे, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, इनके कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट इन सब कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी होगी तो उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ा के रहेगी। गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रेट्स में उनको बनवाएगी भी, उसके साथ साथ जो टोल टैक्स वगैरह जो होते हैं वो आपको कम देने पड़ेंगे। इस तरह की रेलवेज हैं, और प्राइवेट ओन्ड अगर कंपनी अगर कोई अपनी रेल स्टार्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट में उसको स्टार्ट करेगी, बट सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड इट दैट इज़ वाई बहुत ही रीजनेबल प्राइस, ओके, वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल प्राइस है इंडिया में, जिससे कि इंसान रेलवे के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। कंपैरिजन कर सकते हैं आप, अगर एक जर्नी आप अगर बस से करेंगे सेम डिस्टेंस की तो उसके लिए आपको रेलवे के टिकट से जो भी फेयर प्राइस होता है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको प्राइस देना पड़ सकता है। तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट है तो फैसिलिटीज़ तो दे रहा है, पर लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। बट लेकिन सिंस गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, इसलिए गवर्नमेंट जो है फेयर अमाउंट ऑफ प्राइस ही कलेक्ट करती है ताकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन आवर कंट्री कैन यूज दोज सर्विसेज। There are some activities which the government has to support. The private sector may not continue their production or business unless the government encourages it. For example, selling electricity at the cost of generation may push up the cost of production of goods in mainly industry. Many units, especially small scale units, might have to shut down. Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford.
अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया कि गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इसका रीज़न ये है कि प्राइवेट ओन कंपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जनरेट करती है, बट दे कम अंडर द गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही वो इलेक्ट्रिसिटी जो है सर्विस जो प्रोवाइड करती है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही करती है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट को? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट ओन कंपनीज अपने मन माफिक रेट लेंगे, हाई कॉस्ट में बेचेंगे, तो इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स है उनको तो इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाएगी, वो मिलेगी तो बहुत हाई रेट्स में, जिससे कि उनका व्यापार बंद हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को स्टेप अप करना पड़ता है और इन सारे सर्विसेज से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज से रिलेटेड वो खुद ही अपने हाथ में कमांड लेते हैं, ताकि इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पीपल्स को एक रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। ओके, अपने अगर फेयर प्राइस आपने हिंदी में इसका रहता है समर्थन मूल्य। ओके, गवर्नमेंट जो होती है इंडिया में वो डिसाइड करती है व्हीट की, राइस की समर्थन मूल्य क्या है या फेयर प्राइस क्या है। दिस इज इट स्टोर्स इन इट्स गोडाउन एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर थ्रू राशन शॉप्स। असल गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं इंडिया में जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके राशन कार्ड्स बनते हैं और उनको राशन शॉप्स के थ्रू उनको ये सारा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत सबसे सस्ते दाम में। तो ये सारा काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट फार्मर्स से जो भी फेयर प्राइस है उस फेयर प्राइस से अनाज खरीदती है, उसको अपने गोडाउंस में, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड गोडाउंस होते हैं उनमें उनको स्टोर करती है, और इसके साथ साथ वो जब राशन शॉप्स में सारा सामान प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसे इंसान जो कि वाकई बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर में है और जिनके पास राशन कार्ड्स हैं उनको बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ रेट में उनको राशन मिल सके। ओके, इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो अपने देश की सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये काम करती है। कारण ये है किसी कारण की वजह से अगले साल जो है जो पर्टिकुलर क्रॉप्स जो भी है, जो भी वो स्टोर कर रहे हैं वो ख़राब हो गई, तो हम ट्रूली किस पे डिपेंडेंट रहेंगे? अदर कंट्रीज। हमें अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करना होगा, अदर कंट्री से एक्सपोर्ट कराएंगे तो हाई रेट्स में खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सेस अमाउंट में भी स्टोर करती है, ताकि इन केस बाय चांस किसी भी डिज़ास्टर के टाइम कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर हो जाए, वहाँ पे अगर फूड से रिलेटेड क्राइसिस आ जाए, या फिर ड्यू टू नेचुरल फिनोमेना फसल ही ख़राब हो गई, तो वो जो स्टोर कर रखा है उसको यूज़ करके देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। There are large number of activities which are the primary responsibility of government. The government must spend on this. कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि कॉमन पीपल्स तक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ओके, तो ये सारे काम करती है, जस्ट लाइक प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ऑल इज वन एग्जाम्पल्स। लाइक हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स देखे होंगे। क्यों बनाया गवर्नमेंट? ताकि ऐसे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इन इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके। वेयर एज हॉस्पिटल्स सरकारी के होते हैं ताकि जो ऐसे पीपल जो कि अफोर्ड नहीं करते हैं पाते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो वहाँ जाके काम कर सकते। और ऐसा नहीं है कि केवल गवर्नमेंट केवल हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें करती है। फ्री वैक्सीनेशन हो गया, चाहे वो छोटे से बच्चे हो या अभी एट द टाइम जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसमें भी गवर्नमेंट पूरा सहयोग दे रही है, फ्री में वैक्सीनेशन करवा रही है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन होता है वो सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते। सो गवर्नमेंट कुछ ऐसी सर्विसेज जो है वो रन करती है। ओके, ताकि एम क्या है, ताकि हमारी जो कंट्री है वो हेल्थियर कंट्री रहे और पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेट हो सके इन गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ कर। ओके, similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and quarter of them are critically ill. We have found infant mortality rates. The infant mortality rate of Odisha is 45 और मध्य प्रदेश 47 is higher more than the poorest region of the world. अब infant mortality rate हमने पढ़ चुके हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं कि बच्चे की जो है विद इन 0 मंथ से लेके 1 साल के बीच में जो डेथ है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करते हैं। इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं जन्म के समय उसके बाद मर जाते हैं ड्यू टू प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, स्कूल्स ओपन करती है ताकि वहाँ पे मिड डे मील स्कीम के थ्रू बच्चे जो है कम से कम पढ़ेगी और साथ साथ उनको खाना भी मिले। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।